नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बात होगी महाराष्ट्र की, बात होगी महाराष्ट्र की राजनीति की कि आखिरकार कल की मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ है। बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। महाराष्ट्र में मीटिंगों का दौर चल रहा है। दिल्ली में भी मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री को लेकर स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। चेहरा भी 99.9% कंफर्म हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। लेकिन अब जो पेच फंसा हुआ है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि पेच विभागों के बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। वो कौन कौन से अहम विभाग हो सकते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में रखना चाहेगी, और वो कौन कौन से अहम विभाग शिंदे गुट के लिए यानी कि एकनाथ शिंदे के लिए हो सकते हैं जो वो अपने पाले में रखना चाहेंगे। अजीत पवार भी किन विभागों पर अपनी दावेदारी ठोकेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे में सवाल यही कि क्या अगर इस तरीके का ऐलान नहीं किया गया है अभी तक कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या इसकी सबसे बड़ी वजह विभागों के बंटवारे में फंसा हुआ पेच है या कोई अन्य वजह। 7 दिसंबर से पहले यह माना जा रहा है कि सरकार गठन हो सकता है, शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन ऐलान कब होगा सभी की निगाहें इसी पर है। विशाल भी इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विशाल, क्या कुछ कहता है आपका आकलन? पहले तो ये कि अब काफ़ी हद तक तस्वीरें दिल्ली में साफ हो चुकी है कि आखिरकार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बस अब आखिरी मोहर लगेगी, जो लगेगी मुंबई में। दिल्ली के बाद जो मुंबई की बैठक है वो अब अहम मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री के नाम पर ऐलान शायद आज हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर आपने कल देखा होगा बैठक में अमित शाह के साथ जब ये लोग मिले थे, अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे उस मुलाकात में, लेकिन एकनाथ शिंदे के चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी थी। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जिस वक्त अमित शाह ने गुलदस्ता देवेंद्र फडणवीस के हाथ में जब थमाया तो मुझे लगता है कि उस एक मोमेंट ने बहुत कुछ तय कर दिया। ये तय कर दिया कि मुख्यमंत्री कौन है। कई बार बॉडी लैंग्वेज से हम समझ पाते हैं, खासकर पॉलिटिक्स में, कि इसका क्या संदेश है। तो ये तो स्पष्ट हो गया। सवाल ये कि मंत्रालय वो कौन कौन से हो सकते हैं जो एकनाथ शिंदे चाहेंगे। क्या गृह मंत्रालय के अलावा भी और कोई मंत्रालय ऐसे हो सकते हैं? गृह मंत्रालय के अलावा वित्त मंत्रालय भी है। खबरें ये बता रही हैं कि दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें 4 प्रस्ताव रखे गए एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना की तरफ से, जिसमें यह था कि अगर शिवसेना मुख्यमंत्री बनते हैं तो कौन कौन से विभाग बीजेपी के खाते में जाएंगे। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे तो एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना के पास गृह मंत्रालय और वित्त विभाग जाना चाहिए। देखिए विशाल, एक बात ये भी है कि जिस तरीके से पूरा चुनाव लड़ा गया है और जिस तरीके से बीजेपी की दावेदारी रही है, बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री की बात, तो देखिए ये हमेशा से लग रहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी के होंगे। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि जिस चेहरे पर आपने चुना, आखिरकार मुख्यमंत्री तो उस दौरान शिंदे थी, उनकी लाडकी बहन योजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है महाराष्ट्र में, तो आप कहीं से भी उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। और क्योंकि शिंदे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र किया था, उन्होंने ये जिक्र किया कि हमारे काम को जो है वो सराहा गया है। तो ऐसे में आप चाह कर भी उनको दरकिनार नहीं कर सकती क्योंकि वो साथ में थे। तो अब अगर मान लीजिए गृह मंत्रालय की बात अगर आ रही है तो ये कितनी बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए कि आपने गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंत्रालय माना जाता है, खास करके अगर गृह विभाग की बात शायद माना जाए कि देरी इसी वजह से हो रही है कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय किसके खाते में जाएगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, फिर उनको केंद्रीय कैबिनेट में लेकर के आया गया। तो जरूरी नहीं कि एकनाथ शिंदे सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित रहेंगे। हो सकता है कि कहा जा रहा है शायद वो 2.5 साल के बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन बीजेपी को शायद डर इस बात का भी है अजीत पवार या एकनाथ शिंदे से कि जो हाल 2019 के बाद हुआ था, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा कि सियासी उठापटक लगातार चली, 2 से 3 बार पूरी लड़ाई ही मुख्यमंत्री पद के लिए थी। वो एक डर जो है बीजेपी को, बीजेपी के आला कमान को सता रहा है कि कहीं ना कहीं वो स्थिति ना पैदा हो जाए। इसलिए बीजेपी, अमित शाह और जेपी नड्डा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि जिस तरीके से 2019 के बाद हालात पैदा हुए वो 2024 के बाद एक बार फिर से ना पैदा हो कि फायदा सीधा विपक्ष को या महाविकास लोकसभा चुनाव में वो हमने देखा भी है। शायद इसलिए बड़ी वजह होगी कि आप इस चुनाव के बाद क्या तस्वीरें सामने आई और इस तस्वीर के बाद आप क्या फैसले लेते हैं, किससे सत्ता संभालना है। क्योंकि हमने देखा कि सत्ता संभाला जरूर था लेकिन वो चीजें बहुत खराब हो गई थी महाराष्ट्र में पिछले 5 साल के अगर आप टेन्योर को देखें। तो इस बार का ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप कौन से विभाग अपने पास रख रहे हैं और कितना स्मूथली सब कुछ जा रहा है। बिल्कुल। और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के अलावा हम बात करते हैं अजीत पवार की भी। अजीत पवार का आखिरकार सरकार में क्या कुछ रोल रहने वाला है? क्या उनको मंत्री पद दिए जाएंगे या फिर उनको डेप्यूटी सीएम का पद दिया जाएगा या फिर उनको स्पीकर के तौर पर उनको नियुक्त किया जाएगा? मतलब किस तरीके का उनका रोल रहने वाला है? क्योंकि कल की तस्वीर ये भी बयां कर रही है कि उनके चेहरे पे जिस तरीके से खुशी है, ये तो साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे से शायद उनका कद बढ़ भी सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में।
बिल्कुल। देखिए, स्पीकर को लेकर तो स्थिति मुझे लगता है कि शायद थोड़ी अलग होगी, क्योंकि अजीत पवार एक सक्रिय राजनेता के तौर पर एनसीपी में जाने जाते हैं, और वो जब शरद पवार की एनसीपी थी उसमें भी और इसमें भी, तो जाहिर है उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। डिप्टी सीएम तो अजीत पवार रहेंगे ही रहेंगे, ये डेफिनेटली श्योर है। लेकिन इसके अलावा वित्त मंत्रालय पर इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अपना दावा अजीत पवार ठोक चुके हैं, और इस बार भी उनकी डिमांड ये रहेगी, अहम मंत्रालय होता है। अब आ गया गृह विभाग। गृह विभाग के अलावा और भी कुछ शहरी ग्रामीण कुछ ऐसे पीडब्ल्यूडी अन्य ऐसे विभाग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में रखना चाहेगी, क्योंकि इन विभागों के जरिए वो उस क्षेत्र में उस डोमिनेट निश्चित तौर पर अपना एक प्रभुत्व और अपना एक वर्चस्व की उसकी एक अपनी रणनीति रहेगी। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि जो मंत्रालयों का या मंत्रियों का मैं कहूँ कि जो फॉर्मूला होगा वो आपको क्या नजर आता है, क्योंकि 41 एनसीपी के विधायक हैं यहाँ, 50+ आपके शिंदे गुट के विधायक हैं शिवसेना के यहाँ, 132 भारतीय जनता पार्टी प्लस 5 ने बाहर का समर्थन दिया है, तो उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये आंकड़ा आपके पास 137 होता है, जो आपको और मजबूत करता है। ऐसे में जो उन्होंने पांचों ने जो आपको समर्थन दिया है, उन पांचों में से आप किसको क्या दे रहे हैं? दूसरा, क्या 8 विधायकों पर एक मंत्रालय, 10 विधायकों पर एक मंत्रालय, या फिर काउंटिंग कुछ अलग रह सकती है, क्योंकि आपको अपने विधायकों को भी सेटिस्फाइड करना होगा। मुख्यमंत्री अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज तो करना होगा। विशाल, बिल्कुल। 2019 की जब हम बात करते हैं तो उस दौरान भी अगर आपने देखा हो तो कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी समय लग जाता है, और चाहे हम बात करें हाल ही में जैसे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई, तो उस दौरान भी हम लोगों ने देखा कि मंत्रिमंडल को लेकर काफी खींचतान चली। लेकिन बीजेपी को इस बार ज्यादा मकसद उनका है अब मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव का, क्योंकि उनको अब उस पर ध्यान केंद्रित करना, और यही वजह है कि बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा ऐसे मंत्रियों को मंत्री पद मिलेगा जो पकड़ बना सके बीएमसी में, और जो अलग अलग समुदाय के लोगों की पकड़ बना सके। मैं कुछ नाम दोहराना चाहूंगा। गिरीश महाजन है, जैसे रविंद्र चौहान है, चंद्रशेखर बावनकुले हैं, आशीष शेलार हैं, ये वो लोग हैं बीजेपी के जिन्होंने पार्टी को वाकई में जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम किया, और वो जरूरी भी है। आप देखिए, अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति, हालांकि इस बार जिस तरीके का चुनाव परिणाम महाराष्ट्र की जनता ने दिया, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है, क्योंकि आप देखिए कि क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है। चाहे आप अगर एक राज्य झारखंड की भी बात करें तो झारखंड की जनता ने वहां पे जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी थी उन्हीं पर भरोसा जताया। लेकिन आप देखिए, शायद अब से शिवसेना में टूट कहिए या फिर एनसीपी में टूट कहिए, उसका फायदा जो पूरी तरह से बीजेपी को मिला है। लेकिन अब अगर सत्ता आपको मिली है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अपने पास मुख्यमंत्री पद को रखते हैं, क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस वो नेता हैं, अगर इस पूरे चुनाव की भी बात करें तो उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया था, उन्होंने अपना पद छोड़ा था, शिंदे मुख्यमंत्री बने 2-3 बार, और बिल्कुल आराम से स्मूथली। ऑल्दो देखिए बीजेपी का ये हमेशा से शायद ट्रेंड भी रहा है कि अगर वो कोई फैसला सुनाते हैं तो फिर आवाज नहीं आती, बिल्कुल, तो शायद ये ट्रेंड भी फॉलो किया गया है। तो देवेंद्र फडणवीस उस तरह के नेता है जहां पर बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान को उन्होंने इस तरीके से सबके सामने रखा कि ये कितना सही है। मतलब बताने की कोशिश की गई कि जो बयान दिया गया उसके मायने क्या है, संघ को शामिल किया गया, हिंदुत्व को साधने की कोशिश हुई। तो आप कहीं से भी देवेंद्र फडणवीस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें आपको सबसे ऊपर पद देना ही होगा महाराष्ट्र में, और तब जाकर ही शायद जो आप कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको आगे के लिए भी सोचना है, जैसा कि आप बीएमसी चुनाव भी कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी हर राज्य की तरह महाराष्ट्र में इस बार इसलिए नहीं कर पा रही, जिस तरीके से सस्पेंस बरकरार रहता है, फिर उसके बाद एक मीटिंग होती है, एक अचानक से ऐसा नाम आता है जिसको कोई नहीं जानता, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होते। लेकिन महाराष्ट्र में शायद ये रणनीति बीजेपी की फेल हो रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के नाम के आगे मजबूर होते आलाकमान नजर आ रहा है। और ऐसा भी लगता है विशाल, अगर हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो महाराष्ट्र की तुलना हम छत्तीसगढ़, झारखंड या राजस्थान या मध्य प्रदेश से नहीं कर सकते। झारखंड एक अलग राज्य है, या आप राजस्थान अलग राज्य है, छोटा राज्य है। लेकिन जब आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, मुंबई को आपको नहीं भूलना चाहिए, जो आर्थिक राजधानी देश की कही जाती है। ऐसे में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और यहाँ की इकोनॉमिक्स, इन दोनों ही मुद्दों पे महाराष्ट्र हर किसी पार्टी के लिए, खासकर जब आप सरकार बनाने जा रहे हैं, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीएसटी का कितना प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र देता है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। तो यही वजह, मैंने जैसे कि अभी चर्चा में बोला कि किस तरीके से सिर्फ बीजेपी सिर्फ विधानसभा चुनाव और मंत्रिमंडल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही, बल्कि उनका ध्यान केंद्रित है बीएमसी चुनावों पर, कि किस तरीके से और ये भी नहीं भूलना होगा कि आप सिंधे के 8 सांसदों के साथ आप सरकार चला रहे हैं,
आपको ये भी नहीं भूलना होगा कि इस वक्त जो आप सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसमें सिंधे का एक बड़ा योगदान है। तो आप सिर्फ विधानसभा में नहीं, आपको लोकसभा में भी याद रखना होगा कि आपको कितना सपोर्ट है। बिल्कुल, और ये सिर्फ अजीत पवार का भी एक तरीके से सपोर्ट कह लें या फिर हम दूसरे राज्यों में जितने भी जो छोटे दल हैं उनका भी सपोर्ट, ये उनको याद रखना होगा बीजेपी को। बिल्कुल, और ये याद रखना होगा और देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। देखिए, अब तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है कि क्या कुछ होने वाला है, और अगले शायद कुछ घंटों में या फिर कह लीजिए कुछ 1-2 दिन में और ज्यादा बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से कौन सा पद महाराष्ट्र में किसे दिया जा रहा है। लगातार निश्चित तौर पर इसी पर सभी की निगाहें हैं कि कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल का मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया तो क्या एकनाथ शिंदे इस बार डिप्टी सीएम पद का स्वीकार करेंगे। अजीत पवार का तो क्लियर हो जाता है, अजीत पवार तो देवेंद्र फडणवीस को समर्थन भी दे देते हैं कि ठीक है अगर वो बनते हैं तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, एकनाथ शिंदे को लेकर जो खबर सामने आ रही है कि क्या गृह मंत्रालय अगर शिवसेना को मिलता है तो ही क्या स्वीकार डिप्टी सीएम का पद उनको होगा, या फिर कुछ अन्य शर्तें उनकी हो सकती हैं। विशाल, अन्य शर्तें बिल्कुल होंगी और सिर्फ वो मंत्रालय पर ही निर्भर नहीं करती, वो निर्भर करेंगी शायद आने वाले बीएमसी चुनावों पर भी। और मंत्रालय की जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें 4 प्रस्ताव दिए गए हैं शिवसेना की तरफ से कि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनते हैं तो कौन कौन से विभाग होने चाहिए बीजेपी के पास, एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास, या फिर अगर वो डेप्यूटी मतलब हर एक तरीके से एंगल से, हर एक एंगल से जात के प्रस्ताव दिए गए। अब डिपेंड करता है कि दिल्ली में जो कुछ फाइनल भूमिका बनकर आई है, अब आखिरकार मुंबई में हालांकि सबको अब सब कुछ पता चल चुका है, ये अंदर की खबर है, लेकिन बस वो अब तक बाहर नहीं आई है। बीजेपी हाईकमान से होना है और ये एकनाथ शिंदे भी कह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए लगातार नजर रहेगी इस पर, क्या कुछ और अपडेट होगा वो भी आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया।